बालाघाट में आज सियासत का पारा अपने चरम पर है। जिले के सबसे बड़े दो घोटाले एथेनॉल चावल स्कीम और डबल मनी कांड को लेकर कांग्रेस ने आज सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक तंत्र पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। बैहर विधायक संजय उइके, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे, परसवाड़ा विधायक मधु भगत और कांग्रेस नेता अनूप सिंह बैस ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर ऐसे राज खोले हैं जिसने सिस्टम की चूल्हे हिला दी है। कांग्रेस ने चावल घोटाले को 1206 करोड़ का सबसे बड़ा संगठित अपराध बताते हुए आरोप लगाया है कि प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया और अब पुलिस सत्ताधारी दल के नेताओं को बचा रही है। वही डबल मनी मामले में क्या नया अपडेट है, चलिए विस्तार से आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की यह इनसाइड रिपोर्ट। बालाघाट में एफसीआई और राज्य के सरप्लस चावल को लेकर एक ऐसा नेक्सस काम कर रहा था जिसकी जड़ें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक फैली है। विधायक संजय उइके ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरते हुए पूछा कि जब ओपन मार्केट में चावल का रेट 3190 रुपये था तो प्राइवेट एथेनॉल प्लांट को यह 2320 रुपये के घाटे के सौदे पर क्यों दिया गया। एथेनॉल पॉलिसी के तहत ऑक्शन की एसओपी को अचानक क्यों बदला गया है। भारत सरकार ने, मंत्रालय ने, फूड और पब्लिक सप्लाई जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है उसने उसमें बदलाव किया और एक दर निश्चित कर दिया। ई ऑक्शन करके एक दर निश्चित कर दिया 2320 रुपये में पर मीट्रिक टन में जो राइस है एफसीआई का वो इथेनॉल कंपनियों को दिया जाएगा। उस पर मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि केवल ये इथेनॉल के लिए 2320 किया गया, जबकि प्राइवेट रूप से वही पीडीएस का राशन जो सरप्लस था एफसीआई के गोदामों में, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया था कि प्राइवेट ओपन में अगर आप बेचते हैं, ओपन मार्केट में अगर बेचते हैं ई ऑक्शन के माध्यम से, तो उसका रेट 3190 रुपये था। 3190 रुपये आप प्राइवेट को दे रहे थे और इथेनॉल कंपनियां भी प्राइवेट कंपनियां हैं। इन प्राइवेट कंपनियों को आप 2320 रुपये में अभी दे रहे हैं। तो हमारा सवाल सबसे बड़ा ये है कि सरकार घाटे में जाके क्यों इथेनॉल कंपनियों को 2320 रुपये में दे रही थी। उसको भी 3190 रुपये में, जैसे ओपन पे आपने रखा था, वो भी प्राइवेट था, 3190 रुपये में दिया जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको एथेनॉल कंपनियों को केवल 2320 रुपये पर क्विंटल के रेट तय किया और जिस पे आगे जाके ये घोटाला निकल कर आया है। जो बालाघाट ज़िले में जो इथेनॉल को जाता था, बाकायदा एफसीआई के गोदाम से निकलता था, हर गाड़ी पे जीपीएस था, जीपीएस के माध्यम से ट्रैकिंग होती थी, उसको एथेनॉल कंपनी जाना था। लेकिन एथेनॉल कंपनी नहीं जाकर ज़िले के कुछ मिलर्स हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ मिलर्स हैं, महाराष्ट्र के कुल मिलर्स हैं, ज़िले से बाहर के कुछ मिलर्स हैं, उनकी मिलिंग में पहुंचा और मिलिंग में होकर वो फिर से पीडीएस के रूप में जनता को जाता है। सरकार कम दाम में देती है, लेकिन वही इथेनॉल कंपनी मार्केट में मिलर्स को लगभग 2800 से 2900 रुपये में बेचते हैं और कम दाम पे उन्हीं मिलर्स से लेके मिलिंग इथेनॉल में उपयोग किया जाता है। तो सीधा इथेनॉल कंपनियों द्वारा जो सरकार ने एग्रीमेंट किया हुआ है, जो जनता का पैसा है, उसका सीधा घोटाला करा है। सीधा लाभ कम से कम 600 रुपये पर मीट्रिक टन सीधा लाभ एक तो इथेनॉल कंपनियां वहाँ ले रही है। तो मेरा ये कहना है कि जब इथेनॉल कंपनी प्राइवेट है, उनको 3190 रुपये में राइस देना चाहिए था। तो सबसे पहला घोटाला तो 2320 रुपये में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया। एक सवाल हमारा वहाँ खड़ा होता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कम दाम पे इथेनॉल कंपनियों को क्यों दिया गया। संजय उइके ने पुलिस की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 3 जून को मिलर्स की गाड़ी पकड़े जाने के बाद सिर्फ पार्टनर पर कार्रवाई की गई, जबकि सत्ताधारी दल से जुड़े असली प्रोपराइटर को पूरी तरह बचा लिया गया। उइके ने सीधे एसपी को उनका पुराना बयान याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी अप्रोच आ जाए, मैं दोषियों को नहीं छोड़ूंगा। जैसा कि एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले गाड़ी पकड़ाई वारासिनी में एक मिलर्स के यहाँ। जिस मिलर्स के घर में एक गाड़ी पकड़ाई, आप उसके खिलाफ केस बनाते हैं।
उसके पिताजी के खिलाफ केस बनाते हैं, उसके भाई के खिलाफ केस बनाते हैं, लेकिन एक दूसरी ओर सत्ताधारी दल से जुड़े हुए बड़े पद में बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ केवल एक उसका जो पार्टनर है उसके खिलाफ आप मामला बनाते हैं। प्रोप्राइटर के खिलाफ मामला क्यों नहीं बनता है? प्रोप्राइटर को क्यों बचाया जा रहा है? जब आप एक तरह आप पुलिस की कार्रवाई आप देखिएगा, एक तरह एक ही मामले में परिवार के 3 लोगों को, बाप भी जाता है, पिता भी जाता है और भाई को भी आप कार्रवाई करते हो, भाई पे भी मामला बनाते हो। लेकिन दूसरी ओर चूंकि सत्ताधारी दल में बैठे हुए हैं, बड़ी पहुंच रखते हैं, सत्ता में दखल रखते हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, तो केवल उनके पार्टनर के खिलाफ मामला बना के खाना पूर्ति करने का काम पुलिस कर रही है। अब बात आती है कि जब आप के खिलाफ एनजीटी में मामला दर्ज होता है, हर्ष राइस मिल, जब आपके खिलाफ एनजीटी में मामला दर्ज होता है, न्यायालय में मामला दर्ज होता है, तो एज ए प्रोप्राइटर जो राइस मिल्स का मालिक है हर्ष का, वो एज ए प्रोप्राइटर कोर्ट में जवाब देता है, पत्राचार करता है, हर बातों को न्यायालय में प्रस्तुत करता है, उसके हस्ताक्षर से जवाब प्रस्तुत किया जाता है। और जब स्कैम होता है तो पार्टनर को अरेस्ट किया जाता है। ये दोहरी बात जो है कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब हम अभी जो वर्तमान में कप्तान साहब हैं, हम लोग जब उनकी एज ए कप्तान बालाघाट ज़िले में पदस्थापना हुई थी तो एक ज्ञापन लेकर हम लोग उनके पास गए थे और पहली मुलाकात हमारी सभी नेताओं की उनसे हुई थी। तो उन्होंने मुलाकात के बाद हमसे कहा था कि अगर कोई व्यक्ति दोषी होगा तो कोई भी किसी का भी फ़ोन आ जाए, कितने भी बड़े नेता का फ़ोन आ जाए, कोई भी अप्रोच आ जाए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और निर्देश को नहीं फंसाऊंगा। ये उनके हमको शब्द थे। तो आपके माध्यम से आज मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो जो उन्होंने बात कही थी कि निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ इसकी जांच होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर गरीब के राशन पे इस तरह गबन किया जाता है, गरीब के शासन पे इस तरह से लूट मचाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से कहता हूं। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग निश्चित तौर पे एक बड़े आंदोलन की ओर इसके खिलाफ जाएंगे। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने जांच के तरीके पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने एक लाइन में कहा कि बिना नान और एफसीआई अधिकारियों की मिलीभगत के इतना बड़ा घोटाला संभव ही नहीं है। रसूखदारों के साथ साथ इन अधिकारियों पर भी तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैं इस मामले में केवल एक लाइन में ये बात बोलना चाहती हूँ कि ये जो भी प्रकरण हुआ है, हम सब चाहते हैं कि इसकी जांच एकदम सही हो। जिन्होंने गलती किया है उनको बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि चूँकि हमारा ज़िला बालाघाट राइस का ज़िला है और यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में भी राइस हमारे चावल घोटाला किसी भी तरह से ना हो, अभी तो एथेनॉल प्लांट में हुआ है, राइस मिलर्स के बीच हुआ है, भविष्य में भी यदि इस तरह के घोटाले को रोकना है तो सबसे बड़ी बात हम लोगों को ये है कि जो हमारा खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम है, जिसको हम नान कहते हैं, और एफसीआई, इनके माध्यम से ही चावल का लेन देन होता है। तो सबसे बड़ी कार्रवाई तो उन दोनों ही नान के और एफसीआई के जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी भी तरह का घोटाला बिना अधिकारियों की नॉलेज के, बिना उनके कर्मचारियों की जानकारी के किसी भी तरह का घोटाला कोई भी राइस मिलर्स या प्लांट के व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी हमारी मांग है और जो भी कार्रवाई हो रही है वो स्वागत योग्य है। और जैसा कि अभी आप लोग जो चीज़ सुनना चाह रहे थे, जो हमारे पास भी कई बार फ़ोन आते हैं कि भाई जो रसूखदार है उन पे कार्रवाई कब होगी, ये सब होगा, तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि कार्रवाई तो उन पर भी होगी, लेकिन जो हमारे ज़िले के लोगों के दिल दिमाग में प्रश्न उभर के आ रहा है कि उन पर कब होगी,
तो मुझे लगता है कि इस बात पर भी जो हमारे अधिकारी इस पर जांच कर रहे हैं, विशेष रूप से एसपी के ऊपर मैं बोलना चाहूँगी कि उनको ये स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, होगी तो कब होगी, और उसका अगर देरी हो रही है तो उस देरी का क्या कारण है। इन सब चीज़ों पर उनको अपनी बात रखनी चाहिए। जो कार्रवाई हो रही है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उसका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास भी है कि आगे आने वाले दिनों में इस कार्रवाई में एक ज़बरदस्त मोड़ भी आएगा। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में हुए फर्जीवाड़े का उदाहरण देते हुए बताया कि कागजों में एक ही ट्रक एक ही समय में बार बार छिंदवाड़ा कैसे जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस सही दिशा में जांच करे तो इस कार्रवाई में अभी जबरदस्त और चौंकाने वाले मोड़ आएंगे। और एक और बात, एफसीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों पर तो आप उनकी जांच तो करोगे ही करोगे, लेकिन आप लोगों को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन में घोटाला हुआ है, जो ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, क्योंकि भाई अगर बालाघाट जिले से छिंदवाड़ा कोई ट्रक जा रहा है तो मुझे इतना तो सबको पता है कि भाई 200 किलोमीटर कोई भी ट्रक एक बार जाएगा और गोडाउन में माल छोड़ के वो एक ही बार जाकर वापस आ सकता है। लेकिन उस तरफ भी उनको इस देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन में एक ही ट्रक 2-2 3-3 बार जाके आ रहा है। क्योंकि यदि बालाघाट के गोंदिया में जा रहा होगा माल, यदि बगल के ज़िले में जा रहा होगा या हमारे यहीं के ज़िले के दूसरे राइस मिल्स में जा रहा होगा तो एक ट्रक 3 से 4 बार भी अपना काम कर सकता है। लेकिन यदि छिंदवाड़ा गया है और वहाँ से आ रहा है तो वो एक ही बार ये काम कर सकता है। तो जांच का दूसरा बिंदु ये भी होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी सख्त कार्रवाई और उसकी भी सही जाँच होनी चाहिए। इस प्रेस वार्ता का सबसे बड़ा धमाका परसवाड़ा विधायक मधु भगत और कांग्रेस नेता अनूप सिंह बैस ने किया। विधानसभा में इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण लगाने वाले मधु भगत ने सीधे तौर पर पूर्व मंत्री और भाजपा नेता रामकिशोर नानो कावरे और उनके परिवार कुमार कावरे और भतीजे अविनाश कावरे का नाम लेते हुए उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। ये जो राइस मिलर्स हैं और साथ में एथेनॉल कंपनी के जो मालिक लोग हैं, ये कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त में आएंगे और ये कहीं से कहीं तक दो राय इसमें नहीं है, ये पकड़े नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर बैठे हुए बालाघाट कांग्रेस के बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी हैं, उनका परिवार का एक सदस्य, नाम ले रहा हूँ रामकिशोर नानू कावरे, ये उनके परिवार का मामला आया और आपने स्पष्ट देखा है। मैं समझता हूँ जो हमारा एसपी है, जो कैप्टन है बालाघाट जिले का आदित्य मिश्रा, डैशिंग पर्सनालिटी है और काम करने में नंबर 1 है, मैं बधाई देता हूँ। लेकिन उनसे आशा और उम्मीद रखता हूँ कि आप जल्द से जल्द नाम उजागर करेंगे। और मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि अगर कहीं आपका ट्रांसफ़र होता है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के जो नेता हैं, जो मध्य प्रदेश में बैठ के सरकार चला रहे हैं, वो दोषी होंगे। और इसको सिर्फ अगर प्रभावित कोई कर सकता है तो वो शीर्ष नेता ही इसको प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन पुलिस इसको प्रभावित नहीं करना चाहती, पुलिस उनको पकड़ना चाहती है। दूसरा कोई मेरा एक सवाल है, सवाल ये है, इतना बड़ा ये घोटाला है, एसपी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक एथेनॉल की जांच कर रहा हूँ। एबीजी मध्य प्रदेश में 21 एथेनॉल प्लांट्स है, बाकी जगह भी चावल गया होगा 21-22 है, तो क्यों आपकी विपक्ष की ओर से हम लोगों ने इस मुद्दे को प्रदेश लेवल की एसआईटी बनाकर सारे एथेनॉल प्लांट्स की जांच के लिए क्यों आपने आवाज़ नहीं उठाई? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी और सारे लोगों ने इस बात को विधानसभा में ध्यानाकर्षण हम विधायकगण तो लगाए हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने भी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस मामले को आगे बढ़ाया है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पूरे देश में 52 LMT का आदेश हुआ था, फिर बाद में उसमें 25 और ऐड हुआ, इस तरह से 72 LMT पूरे देश पे। तो अगर अपन इस तरह से देखा जाए तो LMT अभी तो 25 जो LMT बाद में अलॉट हुआ है वो अभी अक्टूबर तक होना है, उसको उठना अक्टूबर तक है, लेकिन 52 उठ चुका है, अलॉट हो चुका है। तो हम तो ये मानते हैं कि जो 52 अलॉट हुआ, अगर वो पूरा का पूरा गया तो लगभग 1206 करोड़ का ये घोटाला है, लगभग 1206 करोड़ का ये घोटाला। तो इसकी जांच निश्चित तौर पे हम भी यही मांग कर रहे हैं। मैंने भी आपसे यही कहा कि इसकी जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। ये बड़े लेवल का मामला है और इसको पूरे देश में जांच होनी चाहिए। नहीं, ये बताइए, जो BPCL है या फिर जो भी है पेट्रोलियम कंपनियां, उनके साथ अनुबंध ही 1160 करोड़ का है, इन्होंने उतनी राशि ही जमा की है, तो फिर 1206 करोड़ का घोटाला कैसे हो जाएगा? देखिए, 1206 इसलिए मैंने अभी एकदम 1206 इसलिए बोला कि 52 उठ चुका है, 52 LMT उठ चुका है, 25 अभी अलॉट किया है उनको।
नया अलॉटमेंट है, पहले 52 का था, 52 उड़ चुका है। और एक्चुअल में राशि उनके एग्रीमेंट में ये है कि जो आप उठाव करेंगे, जो एथेनॉल कंपनी है वो पूरा का पूरा पैसा एडवांस जमा करना तो वो तो जमा ठीक है। अब हमारा कहना है कि आप 2320 में दे रहे हैं उनको, 3110 में क्यों नहीं, 3190 में क्यों नहीं। वही अनूप सिंह बैस ने इसे भाजपा का संगठित अपराध करार दिया। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि जो भाजपा नेता कल तक चुंगड़ी में शराब बेचता था, वो आज रातों रात इतनी बड़ी राइस मिलों और करोड़ों का आसामी कैसे बन गया। कांग्रेस ने पूरे देश के एथेनॉल प्लांट्स की जांच की मांग कर दी है। संगठित अपराध भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रामकिशोर कावरे का नाम आने के साथ साथ बहुत से और पूर्व मंत्रियों का भी नाम आ रहा है। तो इस पर सबसे पहले तो जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ही बनती है कि वे इस बात को शुचिता को लेकर जवाब दें कि बालाघाट में जो संगठित अपराध हो रहे हैं और इस संगठित अपराध में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का नाम आया है, तो उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। और हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति, आप हमारे कांग्रेस के छोटे छोटे नेताओं के घर में ईडी का छापा मार देते हैं और ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता जो 12-13 साल पहले साइकिल में चुंगड़ी दारू, कच्ची दारू लेकर बेचने का काम करता था, वो आज करोड़ों अरबों रुपए का मालिक बन गया है। ऐसे नेता के ऊपर, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर। प्रेस वार्ता का दूसरा अहम हिस्सा डबल मनी महाघोटाला रहा। शुरुआत से ही इस मुद्दे को उठाने वाली हिना कावरे ने पुलिस की हालिया कार्रवाई और हेल्प डेस्क पर फार्म जमा करने की प्रक्रिया की तारीफ की। उन्होंने निवेशकों के लिए एक बड़ी अपडेट देते हुए बताया कि उनकी एसपी से बात हुई है। जल्द ही 5000 निवेशकों की एक विस्तृत सूची जारी होने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1 लाख रुपए के अंदर निवेश करने वाले गरीबों का पैसा अगले 2 से 3 महीनों में वापस मिल सकता है। साथ ही उन्होंने पुलिस से उन पीड़ितों की भी चिंता करने की अपील की जिन्होंने डर या जानकारी के अभाव में अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। 4 साल बाद ही सही, लेकिन सोमेंद्र कंकरानी जी गिरफ्तार हुए और मैं इसके लिए जो आदित्य मिश्रा जी हैं एसपी, उनको भी बधाई देती हूँ कि एक हमारे ज़िले के लोगों को कहो यार, खासकर लांजी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब ये मामला कभी सुलझेगा या नहीं सुलझेगा, लेकिन आज जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो सब लोगों को ये विश्वास हो गया है कि अब हमारा पैसा हमको मिलेगा। और आज इस मैटर पे मेरी उनसे बात भी हुई है, तो जिस तरीके से उन्होंने डेस्क बोर्ड अपने एसपी कार्यालय में लगाया हुआ है, वो जो सूची जारी कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे से ही सही, लेकिन हमारे वो निवेशक जो बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, जिन्होंने जैसे तैसे करके डबल मनी में पैसा लगाया, उनको पैसे वापसी का जो वो प्रोसेस कर रहे हैं और उसमें हमारी तरफ से भी जो सहयोग निवेशकों को पैसा दिलाने में, वापसी कराने में हो सकता है, वो भी हम लोग मदद करेंगे। आज ये बहुत बड़ा कांड हुआ है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आज हम सब उस समय को याद करें जिस समय मैंने पहली बार विधानसभा में ये मामला उठाया था। आज तो हम लोग इतना ज़्यादा इस मामले में आगे आ चुके हैं, इतने परिवार में खराबी आ गई है, इतने परिवारों के पर कर्ज में वो लोग दब गए हैं, लेकिन अगर पहले दिन ही ये कार्रवाई हो जाती तो मुझे लगता है कि इतनी बुरी स्थिति तो नहीं ही होती निवेशकों की। लेकिन अब जब ये बात आ गई है तो आज ही मेरी एसपी से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि हमने पूरी सूची जारी की है और ये वो सूची है जो हमको सोमेंद्र कंकरानी जी के जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनके पास से, उनमें जो नाम लोगों के आए हैं जिसके साथ उन्होंने नकदी का व्यवहार किया है या डबल मनी का जो भी लेन देन हुआ है, वो सूची उन्होंने जारी की है। आज ही मेरे पास सुबह सुबह 10 से 12 चेक लेकर लोग आ गए थे कि मैडम हमारे पास ये चेक रखा है, अब हम कहाँ जाएँ। तो इस पर भी मैंने एसपी से बात किया और उन्होंने मुझे कहा है कि हम एक एक करके लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों की सूची हम जारी करने वाले हैं और जो निवेशक जिन्होंने पैसा लगाया है, यदि उस सूची में उन लोगों का नाम है तो उनका बराबर निराकरण किया जाएगा। पहली प्राथमिकता 1 लाख के अंदर जिन लोगों ने निवेश किया है उनकी राशि को हम वापस करने का पूरा प्रयास करेंगे और उसके बाद फिर जो बड़ी राशि जिन्होंने की है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा ये सारी प्रोसेस में लगभग उन्होंने 2 से 3 महीने का समय की बात उन्होंने मुझसे कही है और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इसमें आ जाएंगे। लेकिन मुझे चिंता उस बात की भी कि कई सारे लोग पुलिस के डर से जिन्होंने FIR भी नहीं करी, जिनका हो सकता है कि उस लिस्ट में नाम ना भी हो, तो हमें चिंता उन लोगों की भी करनी पड़ेगी। पैसा तो जिन्होंने लगाया, जो पुलिस के पास नहीं जा सके या जिनका
सोमेंद्र कंकरानी की सूची में नाम नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी हम लोगों को कोई ना कोई कानूनी रूप से भी हमको देखना पड़ेगा और एक मानवीयता के आधार पर भी इसमें क्या हो सकता है, इस पर भी कोशिश हम लोगों की रहेगी कि हम निवेशकों को पैसा वापस करें। बालाघाट की सियासत में आज दागे गए ये आरोप बेहद संगीन है। 1206 करोड़ के एथेनॉल चावल घोटाले में जिस तरह से पूर्व मंत्री और भाजपा नेताओं के नाम सरेआम लिए गए हैं, उसने सत्ताधारी दल को बैकफुट पर ला दिया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा संजय उइके की याद दिलाई गई उस कसम पर खरे उतरते हैं जिसमें बिना दबाव कार्रवाई की बात कही गई थी। क्या एफसीआई और नान के अधिकारी नपेंगे और क्या डबल मनी के शिकार उन 5000 निवेशकों को वाकई 2 से 3 महीने में उनका हक मिल पाएगा? कांग्रेस ने गेंद सरकार और प्रशासन के पाले में डाल दी है। सुचिता की बात करने वाली भाजपा 1206 करोड़ के घोटाले पर क्या जवाब देती है, यह देखना दिलचस्प होगा। कैमरा सहयोगी कमल के साथ डिजिटल मीडिया के लिए मैं यमलेश वंजारी।